गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपको? आज हमारा चैप्टर है गैस स्टेट। क्विक रिवीजन करेंगे इसको। मैं चैप्टर के सारे नाम यही डाल रहा हूँ। क्विक रिवीजन ऑफ थर्मोडायनेमिक हो गया, क्विक रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, और आज क्विक रिवीजन ऑफ गैस स्टेट। गुड मॉर्निंग। इसमें हम मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में भी बच्चों ने मुझे मैसेज किया था और ये बोला था कि सर कुछ और डिटेल का टाइम अभी नहीं है, डिटेल के लिए अलग से क्लासेज होती हैं, आप वो क्लासेस करें। ये 1-1.25 या 45 मिनट का लेक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें बच्चों का मेन वो पार्ट हो जाए जिससे वो रिविजन कर सकें। ठीक है ना? चलिए, सो प्लीज़ आप इस डिमांड को थोड़ा सा ड्रॉप कर दें और जिन लोगों की तैयारी है वो बेहतर तरीके से यहाँ पर रिवीजन कर लें। और ये वीडियो एग्जाम तक, जैसे आपके पास टाइम नहीं होता, आप फिजिक्स मैथ में बहुत टाइम दे सकते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आराम से वीडियो देखो और इसमें मेन टॉपिक्स बार बार रिवाइज कर लो, सुन लो। आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से सुन सकते हैं। फोन पे चला के छोड़ दो, सुन लो उसको और आपको उसमें कवर हो जाएगा सिलेबस। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं गैस स्टेट। इसमें बहुत सारे लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये सारे लॉ लिखे हुए हैं। बच्चे इसको इंडिविजुअल याद करते हैं। एग्जाम में आपसे जब आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं तब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये लॉ कौन सा है, राइट? एक तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, इस पर क्वेश्चन जरूर आपको आएंगे और वो क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे केवल। इसका सिंपल फंडा ये है कि आप एक ही लॉ याद रखो इसमें, और वो है कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ अब देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कंबाइंड गैस लॉ को, ये रहा हमारे पास कंबाइंड गैस लॉ। इसमें लिखा हुआ है P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन R N2 T2। अगर क्वेश्चन में यहां पर देखो, जैसे मैंने लिखा है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये वॉइस लॉ होता है। इसमें अमाउंट ऑफ गैस तो कांस्टेंट है, यानी कि n तो कांस्टेंट है। एक बार फिक्स कर लिया अमाउंट, इतना अमाउंट के लिए डिस्कस करना है तो फिक्स हो गया। अमाउंट कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ेंगे। इसका मतलब यहां से देखो n और t कांस्टेंट हो गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करें ऐसा, तो आप उसमें लिख लो P1 V1, क्योंकि आप जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो ठीक है, ये PV अपॉन NT इक्वल टू क्या हो गया? R क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। बस उसी से ये बन गया एक तरह से P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। अगर किसी केस में मान लीजिए हम बोलते हैं P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2 में अगर किसी ने बोल दिया मोल कांस्टेंट है तो मोल काट दो, अगर बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कैंसिल कर दो। अगर उसने बोला नहीं मोल्स ऑफ प्रेशर कांस्टेंट है तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। आप क्वेश्चन में हमेशा ये फॉर्मूला लिखो और उसमें देखो क्या क्या कांस्टेंट है वो हटा दो, बाकी फॉर्मूला सॉल्व कर लो। आप उसमें सोचने मत बैठ जाओ कि इसमें कैसे क्या वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्या होगा। आइडियल गैस हम पहले पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस फिर पढ़ेंगे रियल गैस। तो ये तो मैंने आपको बताया नॉर्मली, ये सारा का सारा कंबाइंड आप एक साथ यूज करें। अगर मान लीजिए किसी केस में प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, जैसे ओपन वेसल होता है, ओपन वेसल में प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ठीक है N1 T1 इक्वल टू N2 T2, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो आप इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब मैं क्लास के अंदर मोस्टली स्टूडेंट से पूछता हूं तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मुझे एक सेंटेंस यूज करता है कि सर P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज। मैंने यहाँ गैसेज को A B C से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A PA PB एंड PC, इस टाइप से A B C गैस के लिए पार्शियल प्रेशर रिस्पेक्टिवली। बट
क्वेश्चन में ये टर्म बहुत कम यूज होती है, बहुत कम यूज होती है। वो ठीक है अगर आपको 2 या 3 गैसेस दे दी गई इन रिएक्टिव, आपस में रिएक्ट नहीं करती, अनरिएक्टेड गैसेज हैं, तो आप उससे पूछा गया टोटल प्रेशर निकालो, देन यू विल से कि P टोटल इक्वल टू P1 P2 P3 सॉल्व कर दो। लेकिन आपसे मोस्ट ऑफ द केस में ये टर्म यूज होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला टर्म है, तो प्लीज आप इसको याद रखो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मैंने ए गैस के लिए लिखा है, अगर आप बी गैस के लिए लिखेंगे तो पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। हाँ हो सकता है कि कोई, अच्छा पीसी गैस के लिए पीसी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी गैस इंटू पी टोटल। हो सकता है कोई बच्चा ये पूछना चाहे कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स टोटल, जितने भी टोटल गैस के मोल्स उस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है वो मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। आप ध्यान से देखो, अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो लिखोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो आपको मोल रेशियो मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जिस रेशियो में मोल रेशियो होता है उसी रेशियो में मोल फ्रैक्शन आएगा। अच्छा टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स बी जितनी भी गैसेज है उन सभी का टोटल करोगे तो आंसर 1 आएगा। मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन 1 ही होता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होता, कभी कर भी मत देना। 1 से कम होता है मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वर्ड है यानी कि 1 से कम ही होगा। मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन अगर सिंगल कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो फिर उसका मोल फ्रैक्शन 1 ही लेंगे। नेक्स्ट आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमिना नहीं होता, एक पॉइंट ध्यान से सुन लो, वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमिना नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ता है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ता है। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात की जाए तो किसी एक छोटे से कंटेनर में रखा हुआ वाटर, किसी बहुत बड़े टब में रखा हुआ पानी, इन सब में सरफेस एरिया अलग अलग होगा लेकिन दोनों जगह वेपर प्रेशर सेम होगा। लेकिन सरफेस एरिया पर एवेपोरेशन कंडेंसेशन डिपेंड करता है, यानी अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों बढ़ जाएंगे, अगर सरफेस एरिया कम कर देंगे तो एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों कम हो जाएंगे। दोबारा से, वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमिना नहीं होता, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया चेंज करने से चेंज नहीं होता, राइट। ओके नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन वही रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से पहले रेट ऑफ एवेपोरेशन अलग होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन अलग होगा। रेट मतलब होता है स्पीड, स्पीड ऑफ एवेपोरेशन अलग होगा, स्पीड ऑफ कंडेंसेशन अलग होगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, एक बात। दूसरी बात, यहां पर जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वेपर प्रेशर होता क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन इट्स लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जैसे आपने किसी कंटेनर में पानी रख दिया तो पानी के ऊपर कुछ वेपर्स बन जाएंगे पानी की, ये कंटेनर है, इसमें कुछ वाटर लिक्विड फॉर्म में H2O लिक्विड रखा हुआ है, आपने इसको ढक दिया तो यहां पर कुछ वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, राइट। इधर से यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं एवेपोरेशन, और गैस की तरफ से लिक्विड में कन्वर्ट होने को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहां पर X लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू X गैस, ये कहलाएगा रेट ऑफ एवेपोरेशन और ये कहलाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ एवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। नेक्स्ट, ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में सब लोग ये जानते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। d फॉर डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला होता है MP/RT, मध्य प्रदेश अपॉन राजस्थान से नाम से याद रखता हूं मैं इसको, MP फॉर मध्य प्रदेश, RT फॉर राजस्थान। तो आप जैसे चाहें याद करें, याद रखिएगा इस फॉर्मूले में डेंसिटी इक्वल टू MP/RT से हमेशा इसका जो यूनिट आता है ग्राम पर लीटर आता है, ग्राम पर ml नहीं आता है, ग्राम पर लीटर आता है। स्पेशल बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जब डेंसिटी ऑफ गैस के इस फॉर्मूले में आप वैल्यू डालोगे तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर ग्राम पर लीटर आएगा। M मोलर मास ग्राम पर मोल,
P प्रेशर इन एटीएम, R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और T फॉर केल्विन। तो यहाँ पर जब ये वैल्यूज आप डालेंगे तो ग्राम पर लीटर होता है। बच्चों को बड़ा ऑड लगता है सर ग्राम के साथ तो ml चलता है, भाई चलता होगा, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर बाय डिफॉल्ट इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर आती है। अच्छा, जब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन में बात करते हैं तो जनरल स्टूडेंट इस फॉर्मूले को खूब तरह से अप्लाई कर लेते हैं, R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपन M1 इक्वल टू अंडर रूट D2/D1। ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला केवल उस जगह एप्लीकेबल है जब आइडेंटिकल कंडीशंस है। आइडेंटिकल कंडीशंस का मतलब होता है जब गैसेस के मोल सेम है, ये सब चीजें सेम है, कंडीशन सारी सेम दी गई है, तो उसे आइडेंटिकल कंडीशन बोलेंगे और उस समय आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ए बी दो अलग अलग गैसें हैं और ए गैस के मोल्स N1 है, बी गैस के मोल्स N2 हैं, तो मोल्स पर भी तो डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर कंटेनर में ज्यादा मोल्स हैं तो ज्यादा तेज डिफ्यूज होंगे, कम मोल्स हैं तो कम डिफ्यूज होंगे। अच्छा, और एक और बात देखो आप यहाँ से R प्रोपोर्शनल टू 1/√m लिखा हुआ है, √m लिखा हुआ है, इसका मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा है वो गैस कम डिफ्यूज होगी, यानी उसका डिफ्यूजन का स्पीड कम होगा। R फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। तो जो गैस हैवियर है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी कंटेनर में जरा सोचो, अगर कंटेनर में ज्यादा गैस है नहीं, ज्यादा मोल्स हैं, ज्यादा मोल्स हैं तो ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है यानी कि वो गैस ज्यादा तेजी से बाहर आएगी, यानी कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा ना। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स भी बोल सकते हैं, या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी बोल सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते थे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर अंडर रूट ऑफ मोलर मास, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ऐसे भी लिख सकते थे। यानी कि आप इस फॉर्मूले को जब भी यूज करें तो प्लीज ऐसे यूज करें। यहां से देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया पूरा फॉर्मूला, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू N1/N2 अंडर रूट M2/M1, या प्रेशर के टर्म्स में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है इक्वल टू P1/P2 अंडर रूट M2/M1 इज इक्वल टू P। अब डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहे तो वही D2/D1 भी लिख सकते हैं, उसमें जैसे लिखा है P1/P2 अंडर रूट D2/D1 इक्वल टू N1/N2 अंडर रूट M2/M1, कैसे भी, वो कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे जानते हैं इस बात को। अगर आइडेंटिकल कंडीशन हो गई तो टेम्परेचर सेम है, आप देखो ना डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है MP/RT, तो R तो कांस्टेंट हो गई, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, तो दोनों चीजें कट जाएंगी तो मोलर मास के फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैंने यहां से बोला कि एक कंटेनर है, इनिशियल कंटेनर जिसके अंदर गैसेस N1 और N2 है, ये इनिशियल मोल्स है, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, सॉरी हाँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, यानी हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स N अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, जो ऊपर मैंने लिखा। तो मैंने ये बोला है यहाँ पर कि जब गैस डिफ्यूज होगी तो वो N1 N2 पे डिपेंड करेगी। तो देखो यहाँ पर मैंने N1 N2 फॉर्मूला डाला है, रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2 अंडर रूट M2/M1, ये राइट। लेकिन दूसरे कंटेनर में मोल्स कितने गए, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स डिफ्यूज मोल्स, कितने मोल्स डिफ्यूज हो गए इन टाइम t, यानी N'/T मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो मैंने इसी टाइप से अगर आप देखेंगे इसमें तो ये जो लिखा हुआ है वो देखो N1'/T1 अपॉन, इस टाइप से N1'/T1 अपॉन N2'/T2, यानी इसको आप इस टाइप से लिखेंगे तो N1'/N2' इंटू T2/T1 आता है। अगर आप मोल्स डिफ्यूजन के फॉर्म में नहीं बात करना चाहते तो आप वॉल्यूम के फॉर्म में बात कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कि मोल्स डिफ्यूज यानी कि वॉल्यूम डिफ्यूज। अगर वॉल्यूम डिफ्यूज इसका मतलब ये कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज इन टाइम t, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, तो V1/T1 बन जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब दो केस लिखेंगे तो V1/T1 इज डिवाइडेड बाय V2/T2, इसको आप ऐसे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा है V1/V2 इंटू T2/T1। तो याद रखना आसान होता है, इसलिए हम इस टाइप से बना देते हैं। तो मैं जो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आगे कोई भी रेट ऑफ डिफ्यूजन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप हर जगह ये फॉर्मूला जरूर लिखें। मैं इस फॉर्मूले को फिर से एक बार आपको सामने लिख के दिखा देता हूं, जिससे कि आपको जब आपके सामने लिखा जाता है तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाता है चीजें। देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पर R1/R2 इज इक्वल टू, नॉर्मली फॉर्मूला आप पढ़ते थे N1/N2
N2 अंडर रूट M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 अंडर रूट D2 अपॉन D1। मुझे लगता है क्लियर हो गया। इसी टाइप से आप प्रेशर के एस्पेक्ट में लिख सकते थे P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1 या P1 अपॉन P2 अंडर रूट D2 अपॉन D1। अच्छा, मोल्स कितने डिफ्यूज हुए? डिफ्यूज मोल्स N डैश, तो N1 डैश अपॉन N2 डैश इंटू T2 अपॉन T1। या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ, तो V1 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन T1। इस टाइप से आप देखो, याद होगा सारे फॉर्मूले। यानी जब भी आप कोई क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप ये डाल दो, अगर उसमें मोल्स और डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है या मोल्स और मोल्स का रेशियो दिया हुआ है, किन्हीं भी दो चीजों को इक्वल रख के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। उसमें वेट नहीं करना, मैं फॉर्मूला भूल गया, ऐसा हो गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर आइडेंटिकल कंडीशन दी हुई है तो N1 N2 कट जाएंगे, P1 P2 कट जाएंगे, कहीं भी जो वैल्यू दिए जैसे दिए सॉल्व कर ले। और अगर ये कट गए तो वो जो पहले आपने रटा हुआ है फॉर्मूला वो आ जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है एनरिचमेंट फैक्टर। एनरिचमेंट फैक्टर होता क्या है? एनरिचमेंट फैक्टर होता है जैसे कोई दो गैसेज हैं ए और बी। ए गैस मान लीजिए हैवियर है, बी गैस लाइटर है, तो किसी कंटेनर में ए गैस के मोल्स N1, बी गैस के मोल्स N2। अब इस गैस को हम कई बार डिफ्यूज करेंगे तो दूसरे कंटेनर में जो गैस आएगी, मैंने कहा ए गैस हैवियर है, मोलर मास ऑफ ए, ये Na और ANB लिख दिया, Ma इज ग्रेटर देन Mb। मैंने कहा मोलर मास ए ज्यादा है, मोलर मास ऑफ बी कम है, यानी कि ए हैवियर है, बी लाइटर है। तो जो डिफ्यूजन होगा तो दूसरे कंटेनर में, सेकंड वाले कंटेनर में कौन सी गैस ज्यादा अमाउंट में जाएगी रिलेटिवली पहले कंपेरेटिव? ज्यादा डिफ्यूज कौन सी होगी? जो लाइटर होगी, यानी बी गैस। तो जो रेशियो पहले था इनका N1 अपॉन N2, वो रेशियो नेक्स्ट कंटेनर में नहीं होगा, वो बल्कि चेंज हो जाएगा। अब वो रेशियो जैसे हमने यहां पर लिखा अभी इस रेशियो को, सपोज आप देखिए यहां पर Na अपॉन NB रेशियो है, यहां पर Na डैश अपॉन NB डैश है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये रेशियो ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, क्योंकि बी गैस रिलेटिवली ज्यादा आ गई, बी लाइटर है तो बी का अमाउंट ज्यादा हो गया, ए का अमाउंट उसके रिस्पेक्ट में कम हो गया। थर्ड कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो Na डैश डबल डैश अपॉन NB डबल डैश, NB डबल डैश और उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, यानी कि लाइटर गैस का परसेंटेज धीरे धीरे दूसरी गैस में, दूसरे कंटेनर में बढ़ता रहेगा। यहाँ पर लाइटर गैस से मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए वैल्यू कम होती जा रही है। तो मैंने ये कहा है कि जैसे जैसे आप डिफ्यूजन करेंगे, तो मान लीजिए आपसे बोला गया कि आपको 95 मतलब मोल्स ऑफ बी 95 और मोल्स ऑफ ए 5, ये रेशियो चाहिए। मान लीजिए आपको ये रेशियो बोल दिया, अगर आपको ये रेशियो लाने के लिए बोला है तो आपको कितने नंबर ऑफ टाइम डिफ्यूजन करना पड़ेगा? तो मान लो x टाइम डिफ्यूजन करना पड़ेगा, x टाइम डिफ्यूजन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप देखो यहाँ पर फाइनल कंटेनर के अंदर जो मोल्स ऑफ डिफ्यूजन आया वो कितना आ गया, NF1 अपॉन NF2 इज इक्वल टू, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो फॉर्मूला होता है N1 अपॉन N2 अंडर रूट M2 अपॉन M1 पावर x। इसे बोलते हैं डिफ्यूजन से लाते हैं फॉर्मूला, राइट। x टाइम डिफ्यूज हुआ, ये x क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने टाइम्स ये डिफ्यूज हुआ। अच्छा, एनरिचमेंट फैक्टर इज नोन एज f होता है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन फाइनल कंटेनर अपॉन रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन इनिशियल कंटेनर। तो फाइनल कंटेनर में गैस मोल रेशियो क्या है हमारे पास? फाइनल कंटेनर में NF1 अपॉन NF2 और इनिशियल कंटेनर में क्या है? N1 अपॉन N2। तो ये लिखा, इसको बोलते हैं एनरिचमेंट फैक्टर। ये किसके बराबर है आप देख लो यहाँ पर, M2 अपॉन M1 पावर x/2। तो आपको एनरिचमेंट फैक्टर दिया है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको जैसे मर्जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप कोशिश करो ये चीज याद रहे आपको, NF1 अपॉन NF2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 अंडर रूट M2 अपॉन M1 पावर x, या रूट मत लगाओ तो पावर x/2 कर लो। ठीक नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बड़ा सिंपल है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, जब आप उन्हें काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोलते हैं तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हम 1 मोल के लिए कब करें, 1 मॉलिक्यूल के लिए कब करें, क्या फॉर्मूला लगाएं। याद सब रहता है, बस इंप्लीमेंटेशन के टाइम में वो गलत कर देते हैं। मैंने यहाँ बिल्कुल सेपरेट और सब कुछ साथ में लिखा है। मेरे इन नोट्स में या इन लेक्चर्स की एक स्पेशलिटी मैं आपको बता दूं, जिन चीजों में कंफ्यूजन रहती है मैं उन चीजों को एक साथ लिखकर कंपेयर करवा रहा हूं, जिससे आप उन्हें एक साथ समझें तो आपको वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि क्या क्या हमें सेपरेट करके पढ़ना है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज क्यों होती है। क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने यहाँ लिखा, 2 पेज बाद दूसरा फॉर्मूला उसी से रिलेटेड दूसरा जगह लिखा, अब उनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं आप, क्या डिफरेंस है।
इसलिए वो चीजें मैं एक जगह लिख रहा हूं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पीवी इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर, सब जानते हैं। फॉर 1 मोल के लिए जो n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर 1 मोल की बात की गई तो एवोगैड्रो नंबर डालना पड़ेगा। m का मतलब होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। na एवोगैड्रो नंबर, n नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी हों, लेकिन na का मतलब एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, तो ये 1 मोल हो गया, तो 1 मोल के लिए डेटा बन गया। और 1 मोल का मास टोटल m na कहलाएगा, जैसे मोलर मास बोला गया m, तो 1/3 mu स्क्वायर ये बन जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, दोबारा मैंने यहाँ पर लिख दिया साफ साफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल के ई इक्वल टू 3/2 इंटू आर टी अपॉन Na। आप देखो, वैसे भी आप देखो नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1 मोल के डेटा को अगर आप एवोगैड्रो से डिवाइड कर दोगे तो 1 मॉलिक्यूल का डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल, अगर एटॉमिक गैस है तो एटम की बात कर सकते हैं ना, अगर CO2 गैस मैंने एग्जांपल लिया तो 1 मॉलिक्यूल की बात करूंगा, हीलियम गैस की बात की तो फिर मैं एटम की बात करूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू 3/2 इंटू आर टी अपॉन Na। अच्छा, R अपॉन Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, तो यहाँ पर 3/2 इंटू KT लिखा हुआ है। 3/2 इंटू KT, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए। और आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगी। सुनाई दे गया? अच्छा, नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी अलग चीज होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, काइनेटिक एनर्जी अलग चीज होती है और यू एवरेज, यू RMS, यू MPS ये अलग चीज होती हैं। जब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, कराता हूँ क्वेश्चन में, तो बच्चे गलती करते हैं, वो टेम्परेचर देखते हैं, वो बोलते हैं यू RMS यू MPS सेम होंगे, वो आगे आएंगे। ये गलती नहीं करना। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल अलग टर्म है, यू RMS यू MPS यू एवरेज अलग टर्म है, वो स्पीड है। मैं आपको चलो एक बात बताता हूँ, नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या काइनेटिक एनर्जी और हाफ mv स्क्वायर में जो v आ रहा है, क्या वो एक ही है? वो तो वेलोसिटी है ना, तो v और काइनेटिक एनर्जी अलग है ना, बस यही डिफरेंस है। ऐसे यू एवरेज, यू RMS और यू MPS जो चीजें हैं वो काइनेटिक एनर्जी से बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंस है जैसे वेलोसिटी होती है। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन करते टाइम यू RMS यू MPS यू एवरेज में टेम्परेचर का पार्ट मत लगा देना जो आप काइनेटिक एनर्जी पे लगाते हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 1 मोल के लिए, तो K इक्वल टू 3/2 इंटू आर टी। आप देख लो दोनों फॉर्मूले में ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है इसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू आर टी अपॉन Na, और इसमें Na का इंटू कर दो तो Na से Na कट जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू आर टी बन जाएगा। राइट, ऊपर वाली इक्वेशन में Na से इंटू करोगे तो Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर से इंटू करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास 1 मोल का डेटा आ जाएगा। इसी टाइप से n मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू 3/2 इंटू nRT। ये तीनों फॉर्मूले एक साथ लिखे गए हैं, होप सो कि आप इनको ढंग से यूज करेंगे। नेक्स्ट, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यू RMS होता है 3RT/m। आगे फिर से आएगा, ये याद कर लो ये फॉर्मूला 3RT/m। यहाँ तो कैलकुलेट कर लेते हैं, PV की जगह आप RT रख दो, वैल्यू आ जाएगी। U कैलकुलेट कर लो, राइट, देखो ये रहा हमारे पास PV की जगह RT लिख देंगे इक्वल टू 1/3 mNA की जगह क्या डाल देंगे 1 मोल के लिए, मोलर मास m इंटू यू स्क्वायर। तो जो U यहाँ से निकलता है वो यू RMS ही होता है, राइट। तो यू RMS इज इक्वल टू √3RT/n। चलिए, एक नेक्स्ट इक्वेशन आती है हमारे पास, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, dn इक्वल टू 4πn m/2πRT पावर 3/2 e टू द पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2RT u स्क्वायर du। ये एक फॉर्मूला होता है, याद हो सकता है तो बेहतर है, और उम्मीद करता हूँ याद कर लेना चाहिए। इससे हम ग्राफ बनाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड u, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड। अब इसमें जो एरिया है वो एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये ग्राफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस यू बनाया होता तो एरिया को इंटीग्रेट करते या एरिया निकालते टोटल एरिया, तो एरिया कैलकुलेट करते तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आता। लेकिन फ्रैक्शन मैक्सिमम मैंने बोला 1 होता है, कोई भी हो, मोल फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, दुनिया कोई भी फ्रैक्शन हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस एरिया को वैल्यू निकालेंगे तो इसका मैक्सिमम आंसर 1 आएगा। यानी एरिया रिप्रेजेंट क्या करता है, एरिया रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। यानी एक कंटेनर में आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, वो फिक्स हो गए, आप उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में।
राइट। तो यहां पर सीधी सी बात है, दो ग्राफ बनाए मैंने, ये दोनों ग्राफ, ये ग्राफ इससे बनते हैं, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को ऊपर लिखा था। तो T1 टेम्परेचर पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड कम होगी, उनकी स्पीड कम होगी, और T2 टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होगी। मैं यहां पर थोड़ा सा एक ग्राफ और बनाता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, आप सोचो कि किसी गैस को आपने, मान लीजिए गैस की बात कर रहे हैं, कोई 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस ही होगी, राइट। CO2 गैस ले ली, गैस फॉर्म में होगी 0 डिग्री सेल्सियस। आपको जैसे हम बोलते हैं, आप सीधा पानी जैसा कंसेप्ट लगा लेते हैं, उसे सॉलिड फॉर्म में मानने लगते हैं। नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने किसी गैस की बात की, मान लो CO2 गैस है। CO2 गैस का कुछ स्पीड तो होगा ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले लो और इसकी स्पीड, तो उनमें टोटल जो आप ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ ये बनेगा। चलिए ये ग्राफ बन गया, ठीक। अब मैंने ये बोला कि ये जो ग्राफ है ये किसी T1 टेम्परेचर बनाया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बनाया। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाकर, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका, और इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी रूम टेम्परेचर कर दिया। बहुत ज्यादा हो गया वैसे ये डिफरेंस, चलो फिर भी लेकिन बात कर लेते हैं। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस की स्पीड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो ये जो मॉलिक्यूल है, जो मैंने यहां पर लिखा, जो A B C D, ये मॉलिक्यूल E F, इधर ये जो मॉलिक्यूल है, ये इनकी सबकी स्पीड बढ़ेगी और इनकी सबकी स्पीड बढ़ेगी, यानी E वाले मॉलिक्यूल F पे जाएंगे, F वाले और आगे जाएंगे, D वाले इधर जाएंगे, C वाले की स्पीड और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि सबकी स्पीड आगे की तरफ बढ़ जाएगी ना। तो ये जो ग्राफ है, लेकिन इसका तो एरिया कांस्टेंट रहना है। अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप देखो, अगर एरिया कांस्टेंट रखना है और एरिया का बॉटम अगर बढ़ रहा है, बॉटम अगर बढ़ रहा है, तो एरिया की हाइट, जो ग्राफ की हाइट है वो कम हो जाएगी। ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया एक तरह से ट्राइंगल दिख रहा है आपको। अगर एरिया आपको ट्राइंगल दिख रहा है यहां पर, ये एरिया आप देखो यहां पर, अगर आपको एरिया एक ट्राइंगल दिख रहा है, अगर आप किसी ट्राइंगल का एरिया सेम रखना चाहते हैं, अगर आप उसका बॉटम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उसकी हाइट कम हो जाएगी ना। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की स्पीड बढ़ेगी, गैस की स्पीड बढ़ेगी तो ओवरऑल जो एरिया है उसकी हाइट कम होगी, बॉटम बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया कांस्टेंट रहेगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यहां पर मैंने जो दो ग्राफ बनाए एक ही गैस के लिए, फॉर सेम गैस, सेम गैस, एक ही गैस है कोई, एक T1 टेम्परेचर बनाया, एक T2। अब आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये हो सकता था, मैं T1 T2 नहीं लिखता कि कौन सा टेम्परेचर इसमें ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। ऑब्वियसली T2 टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये मैंने लिखा हुआ है T2 इज ग्रेटर देन T1। अच्छा, फिर से मेरा क्वेश्चन कि जो हैवियर गैस होती है वो स्लो मूव करती है, यानी हैवियर गैस की स्पीड कम होगी और लाइटर गैस की स्पीड रिलेटिवली ज्यादा। अगर आप सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, मतलब कंटेनर में आप 1 मोल गैस लेते हैं, मान लो एक कंटेनर में आपने O2 गैस ले ली 1 मोल, एक कंटेनर में आपने SO2 गैस ले ली, तो अगर आपने दो कंटेनर लिए 1 मोल सेम टेम्परेचर बात कर रहे हैं, तो बताओ किस गैस की स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियसली O2 की ज्यादा होगी। यानी कि O2 में जो ग्राफ हम बनाएंगे उसका बॉटम ब्रॉड होगा, हाइट कम होगी, क्योंकि एरिया तो 1 मोल ही रखना है हमको, उसका तो काउंट यही आएगा। इसी टाइप से जब SO2 के लिए ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो बॉटम रिलेटिवली शॉर्ट होगा, राइट, और हाइट ज्यादा होगी। आप देखो यहां पर मैंने इस ग्राफ को भी बनाया हुआ है, जैसे यहां पर मैंने 3 गैसेज बनाई हुई है A B C, A B C। अब आप देखो यहां पर ग्राफ देख के पहचान सकते हो कौन सी गैस हैवियर है, कौन सी गैस लाइटर है। आप देखो ध्यान से, ये मैंने पहले लिख दिया था, ठीक ना। तो आप देखो यहां पर ABC में जो गैस जिसका बॉटम ज्यादा है, यानी कि ब्रॉड है, वो गैस डेफिनेटली लाइटर होगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होगी। मैंने ये जो ग्राफ बनाया है वो सेम टेम्परेचर पे बनाया है, यानी कि मोलर मास ऑफ C सबसे कम होगा, मोलर मास ऑफ B उससे ज्यादा होगा, मोलर मास ऑफ A उससे ज्यादा। ये मैंने बात लिखी हुई है पहले भी। राइट,
ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, इससे 3 फॉर्मूले डिराइव होते हैं। एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यू एमपीएस बोलते हैं, एक यू एवरेज बोलते हैं, और एक यू आरएमएस बोलते हैं। ये यू आरएमएस भी इससे डिराइव होता है। तो प्लीज आप इनको याद कर लो। यू एमपीएस का फॉर्मूला होता है √2RT/m, यू एवरेज का फॉर्मूला होता है √8RT/m। डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूले ढंग से याद हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको अब फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये तो पक्का मैं मानता हूं कि अब आप डेराइव तो नहीं करोगे पक्का फॉर्मूला, डेराइव करने का ना आपके पास टाइम है, और आप इसको याद रख के डेराइव करोगे तो आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट यू एमपीएस इक्वल टू √2RT/m, यू एवरेज इक्वल टू √8RT/m, 8RT/m, और यू आरएमएस इक्वल टू √3RT/m। क्लियर? ये तीनों फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन कम से कम, कोई एक क्वेश्चन जो आप करने जा रहे हैं मुश्किल से 5 या 6 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला सोचने में टाइम लग गया तो आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन फिर आपसे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि जिस फॉर्मूले को आपको सोचना पड़ता है उस फॉर्मूले को आपको क्वेश्चन करते समय लिखना पड़ता है। और जो फॉर्मूला आपको पहले से इतना अच्छा याद है, फ्रीक्वेंट याद है, इसका मतलब आप उस फॉर्मूले को लिखते नहीं, उसमें डायरेक्ट वैल्यूज डालते हैं। ये बात आप आजमाना, तो आपका बहुत टाइम बचता है, क्योंकि उसमें सोचना भी नहीं पड़ रहा है और डायरेक्ट आप वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, और आपको जल्दी कैलकुलेशन भी मिल रही है। अच्छा, इन सभी में एक बात याद रखिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं। आर की वैल्यू, जो आर की वैल्यू है, आर की यूनिट इसमें जूल की टर्म में आएगी, जूल की टर्म में आएगी। एम मोलर मास आपको किलोग्राम में लिखा जाना है, यानी कि हम नॉर्मली ये बोल देते हैं कि आप एसआई यूनिट में लिखें, लेकिन आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आर की यूनिट जूल की टर्म में आएगी, एम मोलर मास किलोग्राम की टर्म में आएगा। बाकी टेम्परेचर तो केल्विन होता ही है, वो तो याद रखना ही है, राइट। टेम्परेचर तो हमेशा हर जगह आपको केल्विन में सॉल्व करना है। वापस से आर की वैल्यू 8.314, आर इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये टर्म आपको यूज की जानी है। अगर आर की वैल्यू क्वेश्चन में 8 जूल पर मोल केल्विन दिए तो आप क्वेश्चन में वो वाली वैल्यू डालें, अगर नहीं दिए तो आप इसको यूज करें। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं, जनरली क्वेश्चन करते थे हमें 100/8.314, इसकी वैल्यू अप्रोक्स आप निकाल लेना और इसको फिक्स कर लेना, याद कर लेना। मोस्ट ऑफ द केस में ये वैल्यू यूज होती है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये वैल्यू हर जगह यूज होती है। राइट, तो क्यों? अच्छा, इससे क्या होता है, कई बार 50/8.314 का टर्म आ जाता है, कई बार आ जाता है, तो 8.314 का टर्म आ जाता है, तो हम उसे फिर कैलकुलेट करने के बजाय छोड़ देते हैं। ये कॉमन वैल्यू है, यूज होने वाली है। जनरल इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं, मुझे जहां तक याद है इसकी वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग आती है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 6 पॉइंट समथिंग आती है। तो आप 6 लेके या 12 लेके आंसर कर लिया करो। आप एक वैल्यू याद कर लो, आपको पता है कि 50/8.314 आएगा तो 6 हो जाएगा, 200 अपन होगा तो 24 हो जाएगा। मतलब ये है कि आप एक डेटा याद कर लो, 100 डिवाइडेड 8.314, क्वेश्चन में सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा रियल गैस। रियल गैस वन डर वाल इक्वेशन, सबसे पहले एन मोल्स के लिए वन डर वाल इक्वेशन होती है P + AN²/V² इंटू V - NB इक्वल टू NRT। ये एन मोल के लिए। अगर आप 1 मोल के लिए लिखेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, P + A/VM² इंटू VM - B इक्वल टू RT। ये मैंने इक्वेशंस लिख रखी है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। ये एन मोल्स के लिए ए। अब आप ध्यान से देखो, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन भी सुना है आपने, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आइडियल गैस से अगर कंपेयर करोगे तो पी आइडियल इक्वल टू क्या होता है, P + AN²/V², और V आइडियल इक्वल टू क्या होगा, V - NB। अच्छा, ये जो P अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये P रियल गैस का प्रेशर है और I फॉर आइडियल गैस का प्रेशर है। इसका मतलब ये कि P आइडियल इज ग्रेटर देन P रियल, ये होता है। P आइडियल इज ग्रेटर देन P रियल। नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक ना, रिपल्सन वाले केस में बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली गैस में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है, दैट्स व्हाई P आइडियल ज्यादा होता है और रियल कम होता है। अब क्वेश्चन आता है आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है, सबसे पहली बात ध्यान रखो। आइडियल गैस, जैसी आइडियल गैस दिमाग में आता है ना, पहला स्टेटमेंट, नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। बच्चे और सारे आंसर देने लगते हैं, वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, ये वो ना। पहला स्टेटमेंट, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन इसी बात से करने होते हैं मेनली। तो सबसे पहला केस,
वो देखो वॉल्यूम नेग्लिजिबिलिटी का केस तो यही केवल आता है जब रियल गैस से कंपेयर कराना होता है, बाकी आपको आइडियल गैस ट्रीट कैसे करनी होती है तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस मॉलिक्यूल में ना अट्रैक्शन फोर्स होगा ना रिपल्सिव फोर्स होगा। इसीलिए रियल गैस आइडियल से डेविएट होती है। अगर आप बोलें तो आप अगर आइडियल गैस को कंप्रेस करेंगे और रियल गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, आइडियल गैस कंप्रेस होती रहेगी क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही नहीं, तो कंप्रेस होती रहेगी। बट रियल गैस को कंप्रेस करते टाइम एक टाइम बाद रियल गैस रिपल्सन शुरू कर देगी, रिपल्सन शुरू कर देगी तो गैस रियल गैस को आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। यानी हाई प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा, राइट। इसी टाइप से अगर आप लो प्रेशर बात करें तो गैस को एक्सपेंड होने दो, रियल गैस और आइडियल गैस, जब रियल गैस एक्सपेंड हो रही होगी गैस मॉलिक्यूल दूर जा रहे होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। यानी लो प्रेशर पर जब गैस मूव कर रही होगी तो उसका जो वॉल्यूम होगा उतना नहीं हो पाएगा जितना वॉल्यूम आइडियल का हो जाएगा। यानी कि लो प्रेशर पर आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो, लो प्रेशर पर आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब रियल गैस आइडियल की तरह कब बिहेव करती है, रियल गैस आइडियल, यानी अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रियल गैस में आइडियल गैस की तरह बिहेव करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो जब कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी या रियल गैस मिनिमम डेविएशन कब शो करेगी आइडियल गैस से, तो मिनिमम डेविएशन कब शो करेगी, यानी रियल गैस लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट इसमें मैंने लिखा था आपको यहाँ पर वांडरवाल इक्वेशन में P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NV इक्वल टू NRT। तो यहाँ पर A क्या है, A मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका मेजरमेंट है। तो मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी किसी गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर A की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उनमें मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर A की वैल्यू कम है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है। तो कई बार आपको गैसेस के कंपेयर करने के लिए दिया रहेगा तो A की वैल्यू दी रहेगी, तो A वैल्यू देख के बता सकते हैं मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम है। अगर जिस गैस में A की वैल्यू ज्यादा है उसको लिक्विफाई करना आसान है। दोबारा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जिस गैस में A की वैल्यू ज्यादा है यानी B की वैल्यू कम है, B की वैल्यू कम होगी, हम उसका मतलब फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं दोबारा से, फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी कि A हाई B लो, ये फेवरेबल कंडीशन है लिक्विफिकेशन के लिए। A ज्यादा हो और B कम हो, तो कभी कोई क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो जाए तो आप आराम से देख सकते हैं। तो यहां पर B रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल B। अच्छा, B को हम एक और नाम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो B का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। आप जानते हैं एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इन, राइट। ये एक मॉलिक्यूल का या एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है। 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा Na, लेकिन जब हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक्चुअल का 4 टाइम्स आता है। तो आपको प्लीज ये वैल्यू जो मैंने यहाँ लिख रखी है आपको याद होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे या तो इसमें Na का इंटू करना भूल जाते हैं या 4 का इंटू करना भूल जाते हैं और फिर एग्जाम के बाद आके बोलते हैं सिली मिस्टेक। दिस इज नॉट अ सिली मिस्टेक, इट्स अ केयरलेस मिस्टेक। ये केयरलेस मिस्टेक का टाइम अब नहीं रह गया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आप अपनी बात को सिली मिस्टेक कह के उसे मतलब भूल जाना चाहते हो, ये भूलने लायक घटनाएं नहीं है, ये केयरलेस मिस्टेक्स में आती हैं। तो प्लीज ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो आपको आता है और वो आप करके नहीं आ रहे हैं तो फिर केयरलेस में आता है, सिली मिस्टेक्स में नहीं आता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दोबारा से बोल रहा हूँ, वांडरवाल इक्वेशन याद कर लो, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NV इक्वल टू NRT। 1 मोल के लिए N हटा दो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वॉल्यूम Vm आ जाएगा, 1 मोलर वॉल्यूम। जब आप N की बात नहीं करते हैं तो मोलर वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, राइट। B का फॉर्मूला था 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na, 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। ओके, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z एक्चुअली में होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और आप आइडियल गैस का फॉर्मूला जानते हैं, V आइडियल इक्वल टू क्या होता है, NRT अपॉन P। तो जब आप इस फॉर्मूले को इसमें डाल देंगे तो आपके पास Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV रियल, V रियल है, PV रियल अपॉन NRT। लेकिन हम कॉमनली वो रियल को भूल जाते हैं तो PV अपॉन NRT, PV अपॉन NRT चलता रहता है और फिर बच्चे पूछते हैं सर ये V कौन सा है। मैं बता देता हूँ ये V रियल ही है, ठीक है ना। अब जब
हम जब मान लीजिए जेड की वैल्यू 1 हो गई, जेड की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि वी रियल इक्वल टू क्या हो गया, वी आइडियल। तो उस केस में आपको कंफ्यूजन नहीं होती है, उस केस में आप वी आइडियल बोल सकते हैं, लेकिन उसमें जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। ओके, तो अब आप सोचो कि कोई गैस जो आइडियल होगी यानी कि उसमें रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल के बराबर होगा, यानी कि आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, बच्चे बताते हैं 1। मैं पूछता हूं क्यों, तो नहीं पता। अरे इसलिए क्योंकि आइडियल गैस के लिए अगर जेड 1 होगा तभी जो रियल गैस का वॉल्यूम वो आइडियल के बराबर होगा, यानी कि उस समय रियल गैस आइडियल की तरह काम कर रही है, इसलिए जेड 1 होना जरूरी। ओके, तो आइडियल गैस ठीक है, खैर जो भी आपको याद हो बेहतर है। आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1, बट फॉर रियल गैस जेड इज नॉट इक्वल टू 1। अगर रियल गैस के लिए जेड इज नॉट इक्वल टू 1 यानी जेड ग्रेटर देन 1 होगा, जेड लेस देन 1 होगा। तो आप देखो फॉर पॉजिटिव डेविएशन कहाँ मिलता है, पहली बात ये हाई प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। हम टेम्परेचर अभी मॉडरेट ही रख रहे हैं, हाई प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन मिलता है, लो प्रेशर पर नेगेटिव डेविएशन मिलता है। तो आप देखो यहाँ पर फॉर पॉजिटिव डेविएशन z इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, z इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। फॉर नेगेटिव डेविएशन z इक्वल टू 1 माइनस ए एन अपॉन वी आर टी, या z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। ये मैंने 1 मोल के लिए लिखा हुआ, 1 मोल के लिए। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ को मैं अलग से यहाँ से बना के समझाता हूँ। आप देखो ये जो ग्राफ है यहाँ z इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, एक्चुअली लिखा हुआ है, मैं समझाने में दिक्कत आती है मुझे थोड़ा सा। आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर z और p के साथ ग्राफ बना हुआ है। अब z इस लाइन पे z इक्वल टू 1 है, तो इस लाइन पर अगर कोई गैस चल रही है तो वो आइडियल की तरह है। अगर इस लाइन से ऊपर जा रही है इसका मतलब z ग्रेटर देन 1 है, z ग्रेटर देन 1 है यानी पॉजिटिव डेविएशन है। अगर इससे नीचे जा रही है इसका मतलब z लेस देन 1 है। आप जब भी गैस देखें तो आप यहाँ देखा करो, इस जगह से जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से गैस अगर ऊपर जा रही है तो कौन सा डेविएशन शो कर रही है, पॉजिटिव डेविएशन। नीचे की तरफ जा रही है तो कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन। मैं आपको बता दूं यहाँ तक कई बार बच्चे पूछते हैं सर इसके बाद में गैस क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। भैया जेड अभी भी ये ग्राफ अगर जेड इक्वल टू 1 से नीचे है तो उसमें नेगेटिव डेविएशन ही है, नेगेटिव ही है वो, जेड लेस देन 1 ही है वो। तो पहली बात तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं इसलिए मुझे इस टाइप के आंसर देने पड़ते हैं। तो वापस बात सुन लो। अब आप देखो जब ये गैस, जैसे मैंने यहाँ पर गैस के लिए नाम देता हूँ, ये गैस कौन सी गैस है, सी गैस, ये मैंने यहाँ पर CO2 गैस नाम दे दिया, ये CO2 गैस का ग्राफ है भाई। तो CO2 गैस पहले तो ये नेगेटिव डेविएशन शो किया और जैसे ही हाई प्रेशर में आए ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, इधर की तरफ जेड ग्रेटर देन 1 हो गया। जहां तक जेड लेस देन 1 है गैस कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ जो जेड है, जो CO2 है वो टिपिकल गैस कहलाएगी, टिपिकल गैस यानी वो कभी पॉजिटिव डेविएशन भी शो करता है कभी नेगेटिव। तो इस टाइप से क्वेश्चन में वर्ड दिया रहता है, सेंटेंस दिया रहता है कि टिपिकल गैस का मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म को यूज कर रहा है। ओके, तो यहां पर जेड लो प्रेशर रेंज में, सॉरी CO2 लो प्रेशर रेंज में नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, हाई प्रेशर में पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, जेड ग्रेटर देन 1 है। H2 और हीलियम 0 डिग्री सेल्सियस पर पॉजिटिव डेविएशन ही शो करती हैं। हाँ, 0 से कम पे अगर जाएंगे, अलग टेम्परेचर है वो, -10 वगैरह या जिस पे भी, वहां पर नेगेटिव भी करती हैं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव कभी नहीं करती, लेकिन हम 0 डिग्री सेल्सियस से ग्राफ पढ़ा रहे हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम, हाइड्रोजन डायरेक्ट पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, नेगेटिव नहीं करती। कारण उसका ये फाइन साइज ऑफ पार्टिकल, इनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इनमें अट्रैक्शन क्वांटिटी कम होती है, यानी ए की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। ए की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है तो डायरेक्ट ये कौन सा डेविएशन शो करती है, पॉजिटिव। आप देखो जरा ध्यान से, नेगेटिव डेविएशन वाली गैस में, नेगेटिव डेविएशन वाले फॉर्मूले में ए एग्जिस्ट करता है, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन वाले में ए एग्जिस्ट नहीं करता। देख लो, यानी जिस गैस में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा ज्यादा, यानी वो ज्यादा नेगेटिव डेविएशन शो कर रही होगी, यानी उसमें ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। नेक्स्ट, यहां पर एक इक्वेशन कहलाती है वीरियल इक्वेशन। एक्चुअली दिस इज द रिडक्शन ऑफ वान डर वाल इक्वेशन। वान डर वाल इक्वेशन से उसे डिराइव करते हैं और हम लोग वीरियल इक्वेशन बनाते हैं। मैंने डायरेक्ट लिखा है, इस इक्वेशन का मेन यूज आपको बॉयल टेम्परेचर के लिए होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इस इक्वेशन का मेन यूज बॉयल टेम्परेचर के बारे में पता करने के लिए होता है। मैंने इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये वीरियल इक्वेशन, z इक्वल टू 1 प्लस b माइनस a अपॉन RT इंटू 1 अपॉन Vm प्लस b स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर प्लस b क्यूब अपॉन Vm क्यूब प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन।
ये जो इक्वेशन लिखी है वीरियल इक्वेशन, ये वान डेर वाल्स के कांस्टेंट के टर्म में लिखी हुई है, क्योंकि वान डेर वाल्स से हम रिड्यूस करके लाए। इस टाइप की फ्रेमिंग है वीरियल इक्वेशन। अगर आप देखें तो जैसे 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 वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर, लो प्रेशर बात करें, जैसे जैसे मान लीजिए मैं लो प्रेशर बात करता हूँ, लो प्रेशर पर, यानी लो प्रेशर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो वीएम स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अगर वीएम स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल होगी, ऐसे ये वैल्यू भी नेग्लिजिबल, यानी ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो जब हम लो प्रेशर में बात करते हैं, इन लो प्रेशर रेंज में, तो हमारे पास केवल ये इक्वेशन बचती है। और इस इक्वेशन को प्लीज आप याद कर लें, इस पर कुछ ग्राफ मिलते हैं कई बार बनाने के लिए, और बच्चे इस इक्वेशन को याद नहीं रख पाते हैं। ये अकेला वो फॉर्मूला है जिसमें ए और बी दोनों एक साथ मिल रहे हैं आपको। जेड का ऐसा और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। आप देखो जेड के इस फॉर्मूले में केवल ए है, इस फॉर्मूले में केवल बी है। जेड का अकेला ये वो फॉर्मूला है जिसमें आपके पास ए और बी दोनों एक साथ मिल रहे हैं। सो प्लीज आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, बेहतर रहेगा, राइट। तो जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी इंटू 1 अपॉन बी एम। ये बात क्लियर हो गई। ये इक्वेशन कब आती है? इन लो प्रेशर रेंज, लो प्रेशर रेंज। क्लियर? पहले स्टेटमेंट ध्यान से सुन लो, लो प्रेशर रेंज। अगर हम बॉयल टेम्परेचर की बात करते हैं तो बॉयल टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल इन लो प्रेशर रेंज इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। लो प्रेशर रेंज वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोलता हूं, वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है, यानी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है इन लो प्रेशर रेंज, उसे बोलते हैं हम लोग बॉयल टेम्परेचर। अब हमने यहां पर जो बात की वो ये की कि पहली बात तो हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, यानी कि रियल गैस को आइडियल की तरह, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 1। तो यहां पर अगर आप जेड की वैल्यू 1 डालोगे, जेड की वैल्यू जैसे ही 1 डालोगे लो प्रेशर रेंज में, तो आपके पास ये देखो जेड इक्वल टू 1 डाला तो आपके पास 0 इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन आर टी बचता है। हम बॉयल टेम्परेचर बोल रहे हैं तो टी को टी बी से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी टी बी इक्वल टू ए अपॉन आर बी आ गया। ये बॉयल टेम्परेचर के लिए जब भी फॉर्मूला पूछा जाए ये फॉर्मूला होता है। इन्वर्टेड टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर का जस्ट डबल होता है, टी आई इक्वल टू 2 TB इक्वल टू 2A अपॉन आर पी। कई बार क्वेश्चन में बी दिया रहता है, इन्वर्जन टेम्परेचर दिया रहता है और पूछा जाता है ए की वैल्यू निकालो, तो इन्वर्जन टेम्परेचर देखते ही बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि हम इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत ज्यादा थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको याद रखना है कम से कम वो बॉयल टेम्परेचर वाला ही पार्ट है एक तरह से, बस इन्वर्जन टेम्परेचर इज 2 टाइम्स ऑफ बॉयल टेम्परेचर। तो 2A अपॉन आर बी यूज करके आप ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या ए दिया होगा तो बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इन्वर्जन टेम्परेचर दिया हुआ है तो। अब आप जरा ग्राफ देखो, यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया जेड वर्सेस पी। ये जो रेड कलर से मैंने लाइन बनाई हुई, रेड कलर से लाइन यहां तक, ये जो गैस है, ये गैस है, कोई गैस ए है, ये गैस ए गैस मान लीजिए, ए गैस, ठीक ना। ये गैस टीबी टेम्परेचर पर लो प्रेशर रेंज में तो आइडियल की तरह काम कर रही है, और जैसे ही प्रेशर हाई हुआ या थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा तो गैस डेविएट हो गई, यानी लो प्रेशर रेंज में ये आइडियल की तरह काम कर रही थी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ गया वैसे वैसे ये डेविएट हो गई। ये टेम्परेचर कहलाता है बॉयल टेम्परेचर। यानी कि अगर हम इससे बात करें, ये जो अभी हमारे पास टेम्परेचर टीबी, अगर इससे कम टेम्परेचर होता, इससे भी कम टेम्परेचर होता, तो गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करने लगता। भाई रियल गैस है ना वो, तो रियल गैस अगर टीबी टेम्परेचर पे है तो वो आइडियल की तरह बात कर रही, आइडियल की तरह एक्टिव है लो प्रेशर रेंज में। लेकिन अगर हम लो प्रेशर रेंज में टेम्परेचर और कम कर दें, यानी गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होने लगेंगे, गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होने लगेंगे, यानी कि वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो देखो यहाँ पर वही ए गैस नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, ये नेगेटिव डेविएशन। तो यानी T2 टेम्परेचर तो टीबी से भी कम है भाई। ये नेगेटिव डेविएशन, वो ठीक है, हाई प्रेशर में जाने पे वो डेविएट हो गई पॉजिटिव डेविएशन। और आप देखो अगर जो गैस यहाँ पर ए गैस टीबी टेम्परेचर पर है, अगर मैं वहीं पर टेम्परेचर बढ़ा दूं उसी लो प्रेशर रेंज में, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से गैस लो प्रेशर रेंज में ही पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगी, तो पॉजिटिव डेविएशन करने लगी तो T1 देखो ज्यादा है, यानी कि T1 टेम्परेचर टीबी से भी ज्यादा है। तो ये कई बार टेम्परेचर पहचान नहीं पाते हैं बच्चे, प्लीज ध्यान रखें। ओके, नाउ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन में मेन बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि गैस कंप्रेसिबल होती है, लिक्विड
बहुत कम मिनिमम कंप्रेसिबल होता है। अब देखो यहाँ पर जो लिक्विड वाली ये जो ग्राफ है ये गैस का है, यहाँ पर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में होते हैं, और ये लिक्विड का है। मैं आप देखो लिक्विड की जो लाइन है वो थोड़ी सी टिल्ट करके बनाई है। एक्चुअली जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो हम बिल्कुल इसको वर्टिकली बनाते हैं, बिल्कुल टिल्ट नहीं करते। हम ये बताते हैं कि लगभग लिक्विड बच्चों को पढ़ाते टाइम मान लेते हैं कि लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल है, लेकिन लिक्विड टिल्ट थोड़ा तो होता है, कंप्रेसिबल होता है स्लाइटली, तो इसलिए मैंने शो किया। लेकिन आपको इस वाली लाइन से इस वाली लाइन से ज्यादा कोई मतलब है नहीं, आपको मतलब है केवल ये सी से लेकर बी सी वाली लाइन पर, ये वाली लाइन पर, ये वाली लाइन हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का मतलब जानते हो क्या होता है? बस बच्चे बोलते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब साइंस में ये है कि उसका स्लोप 0 है, इस बात को याद रखिएगा। ये हॉरिजेंटल लाइन कई बार इस पे क्वेश्चन मिलेगा भी आपको, जब आप बहुत सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होते हैं। बीसी लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो स्लोप क्या मिलेगा? 0। जब आप ये T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर इन T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ाया, आप देखो T4 इज ग्रेटर देन TC इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ये है, यानी सबसे कम टेम्परेचर T1 है। अगर आपने टेम्परेचर T2 किया तो जो गैस है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, लिक्विड का अमाउंट कम हो जाएगा। धीरे धीरे टेम्परेचर जब बढ़ाते जाएंगे तो ये जो लाइन है बीसी लाइन छोटी होती जाएगी, आप देखो, और एक टाइम बाद इस पास लिक्विड प्रेजेंट है और इस साइड हमारे पास गैस प्रेजेंट है। आवाज आ रही है अब आपको? आवाज आ गई? ओके, तो सुनो, यहाँ पर मुझे लगता है इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखो, मैंने ये बोला कि ये जो ग्राफ है एच पॉइंट के इधर, ये हमारे पास गैस है और ये लिक्विड है, यानी कि जो एच पॉइंट है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पॉइंट को हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कहां पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है और कहां पर लिक्विफिकेशन ओवर हो रहा है। जैसे आप पहले वाले ग्राफ में देखो, हम बोल सकते हैं इधर की तरफ गैस है, इसका मतलब यहाँ पर बी पॉइंट पे आते ही लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और सी पॉइंट पर लिक्विफिकेशन ओवर हो जाता है। हमें बी और सी 2 पॉइंट क्लियर थे, लेकिन एच पॉइंट पर उसी पॉइंट पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट भी हो रहा है और उसी पॉइंट पर लिक्विफिकेशन ओवर भी हो रहा है। तो या इसे बोलते हैं हम इनडिस्टिंग्विशेबल पॉइंट। इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम होता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, और जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और ये जो टेम्परेचर है इसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, क्रिटिकल वॉल्यूम 1 मोल के लिए डिफाइन है। एक बात और याद रखना, क्रिटिकल वॉल्यूम की जब बात आती है तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कॉन्सेप्ट 1 मोल। अच्छा, इससे ऊपर जो गैस है वो लुक्स लाइक आइडियल गैस हो जाती है। तो वापस सुनते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या टेम्परेचर होता है। मैं दोबारा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्लियर सुनना। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर अभी भी हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई कर सकते हैं। जब मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, बच्चे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विफाई होना बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो लास्ट टेम्परेचर है जिस पर गैस को हम अभी भी लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर जरा सा भी टेम्परेचर दे दिया तो हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो T4 टेम्परेचर पर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, यानी कि आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो। ठीक है ना? तो इससे हमें 3 वॉल्यूम मिलते हैं, 3 अलग अलग पॉइंट। मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम नाम दिए। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला TC इक्वल टू 8A/27 RB, क्रिटिकल प्रेशर PC इक्वल टू A/27 B स्क्वायर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम VC इक्वल टू 3B। ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत काम के हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। अच्छा, ये ग्राफ मैंने दोबारा से यहीं से कॉपी पेस्ट मारा है, आप देख लो। एक्चुअली जब हम इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये जो हमने कैलकुलेट किए वान डर वाल की हेल्प से कैलकुलेट किए, तो इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रयूज आइसोथर्म। देखो राइट, जो एक्सप्लेन करते हैं हम सारी चीजें, हमने जो TC, PC, VC कैलकुलेट किए वान डर वाल आइसोथर्म के नाम से बताते हैं इसको। ग्राफ वही है एज इट इज, बस हमने इसमें वान डर वाल की इक्वेशन को यूज करके सॉल्व किया है। तो आप देखो यहां पर ये जो इस साइड गैस था, अगर इस एरिया में देखेंगे, इस एरिया में, तो इस एरिया में मैक्सिमम
मैं चलो कलर चेंज करता हूँ कोई सा यहाँ पर, ये रेड कलर ले लेते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर कलर शो किया इसमें सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होंगे, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। और ये जो मैंने दूसरा यहाँ पर कलर शो किया ब्लू कलर, ये इसमें हमारे पास सुपर हीटेड लिक्विड कहलाएगा, सुपर हीटेड लिक्विड। ये हमें इस लाइन पर हमें 3 वॉल्यूम मिलते हैं। 3 वॉल्यूम क्यों मिलते हैं? क्योंकि वान डर वाल इक्वेशन क्यूबिकल इक्वेशन बनती है। अगर आप वान डर वाल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्यूबिकल इक्वेशन मिलेगी, उसके 3 रूट आते हैं। तो वॉल्यूम पॉसिबल है V1, V2 और V3, 3 वॉल्यूम हम यहाँ पर काउंट करते हैं। वैसे तो इस लाइन को इनफाइनाइट पार्ट्स में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 वॉल्यूम की बात करनी है। एक वॉल्यूम मिनिमम होगा, एक वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और एक वॉल्यूम इनके बीच में कहीं पर होगा। ठीक, तो ऐसे 3 वॉल्यूम की हम डिस्कशन करते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ये तीनों वॉल्यूम एक ही वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये तीनों वॉल्यूम ये जो वॉल्यूम फाइनली कॉमन वॉल्यूम जो हमको मिलता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा VC, उसे आप V1 भी बोल सकते हो, उसे आप V2 भी बोल सकते हो, उसे आप V3, यानी V1, V2, V3 की जगह हम उसको एक नया नाम देते हैं, वो है क्रिटिकल वॉल्यूम VC। और इसके ये तीनों फॉर्मूले हमने लिखे। नाउ नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन क्रिटिकल कंडीशंस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन क्रिटिकल कंडीशंस का मतलब है, आप देखिए यहाँ पर ZC, यानी ZC इज इक्वल टू PC VC अपन RTC। आप PC का फॉर्मूला डाल दो, VC का फॉर्मूला डाल दो, RTC का फॉर्मूला। PC का फॉर्मूला क्या डालोगे आप? A/27B², VC का फॉर्मूला 3B, TC का फॉर्मूला 8A/27RB। ये वैल्यू डालोगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3/8। यानी कि कई बार याद करना PC VC/RTC दिया होता है या पूछा जाता है 3/8 का टर्म, तो 3/8 इसकी वैल्यू होती है, इनका रेशियो होता है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट में P इक्वल टू PRPC, T इक्वल टू TRTC एंड V इक्वल टू VRVC। PR क्या है? रिड्यूस प्रेशर, TR रिड्यूस टेम्परेचर, VR रिड्यूस वॉल्यूम। 3 नाम होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे VR इज इक्वल टू क्या हो गया? V/VC। अरे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम की यूनिट कैंसिल हो गई ना, तो VR, TR, PR दीज आर यूनिट लेस। अगर आप यहाँ पर वान डर वाल इक्वेशन में, जो वान डर वाल इक्वेशन थी, याद है वान डर वाल इक्वेशन क्या थी? P + AN² इंटू V - NB इक्वल टू NRT। ये n मोल के लिए, अगर आप 1 मोल के लिए लिखते तो n हट जाता और Vm का टर्म आ जाता, राइट। उस इक्वेशन में P, V और T की जगह अगर आप PRPC, TRTC और VRVC डाल देते हैं और इनके फॉर्मूले में रखते हैं तो आपको ये नया फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो ये है। इसमें एक्चुअली A और B गायब हो गए। A और B मतलब A एंड B गायब है। अब A और B नहीं है, इसका मतलब ये अलग अलग गैसेस के नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। भाई गैस A और B दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो हर गैस के लिए A और B की वैल्यू अलग अलग होती है। A और B की वैल्यू अलग होती है तो अलग अलग जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो अलग अलग आती है। यानी अगर वान डर वाल इक्वेशन में आप बात करें CO2 गैस के लिए और H2 गैस के लिए, CO2 गैस का अगर प्रेशर पता है, जितना प्रेशर CO2 गैस का है उतना ही प्रेशर H2 गैस का है। जितना टेम्परेचर CO2 गैस का है उतना ही टेम्परेचर H2 गैस का है। मैंने बोला प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम है CO2 और H2 गैस के लिए, तो क्या इनका वॉल्यूम सेम आएगा? तो आंसर वॉल्यूम सेम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की A और B की वैल्यू अलग अलग है। A और B की वैल्यू अलग अलग होने के कारण इनकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। लेकिन अब वो चीज में नहीं है, वो चीज में नहीं है। अगर यहाँ पर नहीं है क्योंकि अब A और B नहीं है, तो अगर आपको यहाँ किन्हीं 2 गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ये लिखा हुआ है, इफ 2 गैसेज हैव सेम रिड्यूस प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर देन बोथ विल हैव सेम रिड्यूस वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। तो इसका मेन यूज यही है कि अगर आपको किन्हीं भी 2 गैसेस का रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस टेम्परेचर पता है तो उनका रिड्यूस वॉल्यूम भी सेम होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कॉलिजन थ्योरी। इसको मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा कि इसमें मुझे केवल लास्ट वाला पार्ट ही एक्सप्लेन करना है आपको। कॉलिजन थ्योरी में आजकल मतलब कुछ समय से मीन फ्री पाथ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। ये रहा मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार। n स्टार होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है
जैसे आपने इक्वेशन देखा यहाँ पर पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा हुआ है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और मोल्स को कैसे लिख सकते हैं, मोल्स इक्वल टू टोटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी मैंने लिखा हुआ है पीवी इक्वल टू एन अपॉन एन ए इंटू आर टी। मैंने कहा ना एन स्टार क्या होता है, एन स्टार होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन अपॉन वी होता है, मुझे एन अपॉन वी का टर्म लाना था। तो देखो यहां से मैंने बनाया एन स्टार इक्वल टू एन अपॉन वी, एन अपॉन वी इक्वल टू क्या हो गया, पी एन ए अपॉन आर टी, और पी एन ए अपॉन आर टी, और आप जानते हैं आर अपॉन एन ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो आप इसे पी अपॉन के टी भी लिख सकते थे, राइट। ये सारी टर्म्स आप इसमें अप्लाई कर सकते थे। इसका मतलब ये कि मैं एन स्टार की जगह इसमें क्या लिख सकता हूं, P अपॉन के टी वैल्यू डाल सकता हूं। तो आप देखो यहां पर जो एन स्टार लिखा हुआ है, एन स्टार की जगह मैंने ये वाली टर्म डाल दी, तो P अपॉन के टी लिखेंगे तो के टी ऊपर चला जाएगा, तो यानी के टी ऊपर आ गया, P नीचे आ गया। इसमें सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू यहां से यहां तक ये सारा टर्म कांस्टेंट है, केवल T अपॉन पी वेरिएबल है, तो हमारे पास लैम्डा प्रोपोर्शनल T अपॉन पी हो गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट बोला गया है, इफ T कांस्टेंट है क्वेश्चन में, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 अपॉन पी। इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी, मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर मीन फ्री पाथ होता क्या है, ये बात समझाओ। जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कोई गैस मॉलिक्यूल किन्हीं भी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। दोबारा, कोई मॉलिक्यूल किन्हीं भी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे मीन फ्री पाथ बोलते हैं। समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा सुन लो। कोई भी मॉलिक्यूल किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज मीन फ्री पाथ, बस ऐसे समझो। अब आप इस बात को समझो, अगर आपने इस कंटेनर पर पिस्टन लगाया और अगर आपने कंटेनर पर पिस्टन लगाया और पिस्टन से प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी। जब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो जो मॉलिक्यूल है उसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यानी कि लैम्डा कम हो गया, सीधी सी बात है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस कम हो जाएगा, तो लैम्डा कम हो जाएगा। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे यानी वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस बढ़ गया। यही बात ऐसे समझो, अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा इफ P कांस्टेंट है, अगर P कांस्टेंट है तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। अब इससे मतलब जरा सोचो, अगर आप यहाँ कंटेनर, वही वापस से बात कर लो, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, राइट। ये पिस्टन प्रेशर कांस्टेंट है, कुछ टेम्परेचर है अभी। अब अगर आपने इसको हीट दी तो हीट देने से क्या होगा, हीट देने से पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। अगर पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी आप टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी यानी कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे यानी कि गैस ठंडी हो जाएगी, गैस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी यानी कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। मुझे लगता है क्लियर हो गई बात। यानी कि आप बोल सकते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो लैम्डा कम होगा, राइट। और ये चैप्टर फिनिश। होप सो क्लियर हो गया होगा। रिवीजन करके जाना, बहुत अच्छा एग्जाम देना है अब आप लोगों को, है ना, तो अच्छे से तैयारी करो।